lecture is about drug distribution systems in hospital. These systems are rely on the distribution of drug to inpatient and outpatient. तो दोनों एस्पेक्ट से हम यहाँ पे देखेंगे कि इनपेशेंट को कैसे ड्रग किन वेज में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और आउटपेशेंट सिस्टम में कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि जो एम्बुलेटरी पेशेंट है जो आपके हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है तो उनको कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, प्लस इन पेशेंट को आप कैसे किन वेज के थ्रू ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. There are variety of methods by which we can distribute the drug to inpatient and outpatient. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे inpatient को कि inpatient को कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. तो inpatient फार्मेसी कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू डिफरेंट चैनल्स, थ्रू डिफरेंट फीसिबिलिटी सिस्टम्स, और कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होके आपके ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है थ्रू नर्सिंग स्टाफ. तो ये सिस्टम बेसिकली रिलाई करता है आपके सिस्टम्स पे, आपने कैसे इनके मेथड डेवलप करे हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें, क्या क्या डिवाइसेस यूज करी हैं कि जो फीसिबल करवाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की इन पेशेंट में. There are variety of traditional methods of distribution of drug in hospital. ये जो ट्रेडिशनल मेथड थे उनको फर्दर री इवेलुएट किया गया, उनको रिकंसीडर किया गया और इनमें न्यू डेवलपमेंट लाई गई, इनको इम्प्रूव किया गया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, खासतौर पे इन पेशेंट्स का. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब इम्प्रूव किया, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप किए, न्यू आइडियाज लाए, तो जो थेरापेटिक कमेटी है इसने बेसिकली री इवेल्युएशन का काम किया और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज किया, यानी कि सिंगल और यूनिट डोजेज फॉर्म डेवलप करवाई गई, यानी कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग डेवलप करवाई गई कि यूनिट डोजेस में पेशेंट को उनके डोज के टाइम पे, उनकी जो फ्रिक्वेंसी के टाइम पे आप डिफरेंट पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिंगल डोजेज फॉर्म में. उसके अलावा ऐसे मेथड्स डेवलप करवाए गए जो डिस्पेंसिंग को इम्प्रूव करें, पेशेंट के लिए रिलायबल हो, पेशेंट के लिए फीसिबल हो और पेशेंट के केयर गिवर्स के लिए भी फीसिबल हो, यानी कि पेशेंट कंप्लायंस इंक्रीज करवाई इन मेथड्स के थ्रू, इन न्यू कॉन्सेप्ट के थ्रू. प्लस री इवेल्युएशन होती गई आपके प्रिस्क्रिप्शन की एट एवरी स्टेज बाय फार्मासिस्ट. तो फार्मासिस्ट हर स्टेज पे री इवेलुएट करेगा. अगर आपने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेंटेन करा है तो उसमें हर स्टेप पे री इवेल्युएशन होगी आपकी प्रिस्क्रिप्शन की और आपकी ड्रग्स की जो दी जा रही है, जो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो उनको री इवेल्युएट करेगा हर स्टेज पे फार्मासिस्ट. प्लस नर्सिंग स्टाफ भी अपने पास आने के वक्त पे, यानी कि जब उसके पास डिस्ट्रीब्यूट होगी, जब वो कलेक्ट करेगा नर्सिंग स्टाफ, तब भी वो प्रिस्क्रिप्शन से टैली करेगा कि करेक्ट डोजेज फॉर्म या करेक्ट ड्रग करेक्ट स्ट्रेंथ में और करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे पेशेंट को दी जा रही है. प्लस जो प्रिस्क्राइबर है वो प्रिस्क्राइब करने के बाद ओवर कर देगा, मींस हैंड ओवर कर देगा वो प्रिस्क्रिप्शन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जो कि फार्मासिस्ट री इवेलुएट करेंगे. जो आपकी बेसिक मेन फार्मेसी है, सेंट्रलाइज फार्मेसी, वहाँ से फिर डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स डिफरेंट पेशेंट्स को जाएंगी और सैटेलाइट फार्मेसी में जाके फिर वो कलेक्ट होंगी नर्सिंग स्टाफ के थ्रू. तो ओवरऑल ये सिस्टम हर लिहाज से फिजिबल होगा. जो सिस्टम डेवलप किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पेशेंट के लिए भी फीसिबल होगा, वो नर्सिंग स्टाफ के लिए भी, उसके केयर गिवर्स के लिए भी, पेशेंट के और फार्मासिस्ट के लिए भी, ताकि वो फर्दर री इवेलुएट कर सके एट एवरी स्टेज. तो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंट्रोड्यूस की गई, ऐसे प्रोसेसेस डेवलप किए गए जो कि मेडिकेशन एरर्स को ओमिट करते हैं. उसके अलावा मेडिकेशन ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग कैसे होनी है ये बताया गया, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे होनी है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम कौन से हैं और डिलीवरी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं कि जो आपके इस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को, इस सिस्टम को मजीद और एडवांस करेंगी और उसको मजीद और पेशेंट के लिए रिलायबल और फीसिबल बनाएंगी. तो डिलीवरी डिवाइसेस जैसे कि आपके पास ड्राई पाउडर्स इनहेलर होते हैं, तो ड्राई पाउडर्स इनहेलर भी मेडिकल डिवाइसेस हैं. ये डिवाइसेस क्या करती हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फीसिबल बनाती हैं, ड्रग को आपकी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंचाती हैं प्रेशर के थ्रू, प्रोपेलेंट के थ्रू. ड्राई पाउडर इनहेलर्स में प्रोपेलेंट यूज नहीं होते, लेकिन जो लिक्विफाइड इनहेलर्स उनमें प्रोपेलेंट यूज होते हैं. तो प्रोपेलेंट क्या करेंगे, प्रोपेल करेंगे आपकी ड्रग को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे.
उसके अलावा जो ड्राई पाउडर्स इनहेलर है उनमें भी पार्टिकल साइज उन पाउडर्स का इतना माइन्यूट होगा, और उस जो आपकी डिवाइस है उसके थ्रू प्रेशर के साथ वो आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक जाएंगे। तो ऐसी डिवाइसेस, डिलीवरी डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करवाना जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में और ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर तौर पे सरंजाम दे सकें। और आपकी जो डिलीवरी डिवाइसेस हैं जैसे कि न्यूमेटिक सिस्टम, ट्यूब सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम आप देखेंगे। न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम में अभी आपको फर्दर जब ये वीडियो प्रोसीड होती है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम के जरिए भी आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट वार्ड्स में, डिफरेंट सैटेलाइट फार्मेसी में, मेन फार्मेसी के थ्रू ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन या डिलीवरी करवाएंगे। तो डिफरेंट स्टेजेस पे हम ये देखेंगे कि हम कैसे इन पेशेंट की ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेंटेन करते हैं और उसको कैसे फीसेबल बनाते हैं। कुछ कंट्रीब्यूशन किसी भी अच्छे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आगे डिस्कस करूंगी, कुछ ऐसी कंसिडरेशंस हैं कि जो इन पेशेंट के लिहाज से खास तौर पे एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होनी चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें है, बिफोर द इनिशियल डोज ऑफ मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड द फार्मासिस्ट शुड रिव्यू द प्रिस्क्राइबर्स ओरिजिनल ऑर्डर और अ डायरेक्ट कॉपी। या तो प्रिस्क्राइबर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो प्रिस्क्राइबर ने रिकमेंड की है पेशेंट को, वो प्रिस्क्रिप्शन का या तो ओरिजिनल ऑर्डर फॉर्म यानी कि जो ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म है वो एक्सेसिबल हो फार्मासिस्ट के लिए, या उसकी डायरेक्ट कॉपी आपके फार्मासिस्ट के पास हो इनिशियल मेडिकेशन लेने से पहले। यानी कि जब उसकी रेजिमेंट डिजाइन किया जाता है उसके बाद जब पहली डोज पेशेंट को जाती है उस वक्त फार्मासिस्ट पूरे प्रिस्क्राइबर्स फॉर्म को, यानी कि जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है उसको डिटेल में स्टडी करे और उसके जो मेडिकेशन एरर्स हैं या जो उसकी प्रिस्क्राइबिंग एरर्स हैं इसको इवेलुएट करने की कोशिश करे। और अगर नीड है तो प्रिस्क्राइबर्स से मीटिंग करके आपकी अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन में ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्ड है तो वो प्रिस्क्राइबर की सजेशन से उसमें ऑल्ट्रेशन करवाए। तो पहला पॉइंट तो ये है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कि वो सबसे पहले प्रिस्क्राइब होने के बाद वो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म जाएगा या तो डायरेक्ट कॉपी या तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म प्रिस्क्राइब फार्मासिस्ट को जाएगा ताकि वो उसमें जो मेडिकेशन एरर है उसको इवेलुएट कर सके। Next point is drug dispense should be as ready for administration to the patient as the current status of pharmaceutical technology will permit, and must bear adequate identification include names of drug, strength, potency, route of administration, expiry date, control number, and such other special instructions as may be indicated. ड्रग जो डिस्पेंस की जा रही है शुड बी इन रेडी टू यूज फॉर्म, शुड बी रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म। पेशेंट की करंट स्टेटस को देखते हुए आप पेशेंट के लिए ऐसी डोजेज फॉर्म डिस्पेंस करें जो रेडी टू एडमिनिस्टर हो सकता है कि इन पेशेंट को ऐसी ड्रग्स भी दी जा रही हैं, फर्स्ट करें एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं जो पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट पेशेंट खुद नहीं करेगा, नर्सिंग स्टाफ उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन जब पेशेंट को वो डिस्पेंस की जाएंगी तो उस फॉर्म में दी जाएंगी कि वो रेडी टू एडमिनिस्ट्रेशन हो, यानी कि रेडी टू यूज हो। तो पेशेंट को जब आप डिस्पेंस करेंगे तो रेडी टू यूज फॉर्म में करेंगे और ये डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स ये आपकी जो प्रिस्क्राइबर्स फॉर्म में होनी चाहिए या जो आपकी जो डिस्पेंस की जाने वाली ड्रग्स हैं उनमें होनी चाहिए, जैसे कि नेम ऑफ पेशेंट, स्ट्रेंथ, पोटेंसी हर ड्रग की, उसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, एक्सपायरी डेट कब है, एक्सपायरी डेट आफ्टर ओपनिंग इस लिहाज से भी गाइड किया जाएगा क्योंकि एंटीबायोटिक्स या आई ड्रॉप्स इनकी एक्सपायरी आफ्टर ओपनिंग बहुत कम रह जाती है, 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन। उसके बाद जो रेजिडुअल कुछ भी अमाउंट बचती है आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। कंट्रोल नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीआर नंबर, ये पेशेंट का ये होगा। आपकी जो पूरा पैकेज जब जाएगा, जितनी भी ड्रग्स इंक्लूड है प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में, जब वो डिलीवर की जाएंगी तो उनमें ये इंफॉर्मेशन लाजमी तौर पे मौजूद होगी। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट यूज टू स्टोर ड्रग्स शुड बी सो डिजाइंड दैट द ड्रग्स आर एक्सेसिबल ओनली टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स authorized to prescribe, the to pharmacist authorized to dispense, or to the nurse
and nursing staff authorized to administer such drug. तो फैसिलिटीज ऐसी प्रोवाइड की जाएंगी, इक्विपमेंट्स ऐसे प्रोवाइड किए जाएंगे, इसकी स्टोरेज कंडीशन ऐसी होगी, या यानी कि पेशेंट के लिए जो ड्रग्स को, इन पेशेंट के लिए जो ड्रग्स को स्टोर किया जाएगा तो वो सिर्फ एक्सेसिबल होंगे इन मेडिकल स्टाफ के या पैरा मेडिकल स्टाफ के प्रैक्टिशनर जब उसको प्रिस्क्राइब कर देगा, उसके बाद इसको डिस्पेंस करने की अथॉरिटी सिर्फ फार्मासिस्ट के पास होगी, कोई और एक्सेसिबल नहीं होगा टू डिस्पेंस द ड्रग. उसके अलावा ओनली नर्सिंग स्टाफ इज ऑथराइज्ड टू एडमिनिस्टर these drugs. Other than nursing staff, no one will be allowed to administer the drug. तो जब ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो उसकी अथॉरिटी या उसकी एक्सेसिबिलिटी नर्सिंग स्टाफ पे होगी, और जब डिस्पेंस की जा रही होगी या री इवेलुएट किया जा रहा होगा फॉर्म, या वो ड्रग्स री इवेलुएट की जा रही होंगी तो उसकी अथॉरिटी भी फार्मासिस्ट के पास होगी. इन मेडिकल स्टाफ या पैरा मेडिकल स्टाफ के अलावा ड्रग की एक्सेसिबिलिटी किसी भी नॉर्मल या किसी भी केयर गिवर या पेशेंट के पास नहीं होगी. Next point is facilities and equipment used to store such drugs to be designed to facilitate routine inspection of the drug prior to the time of administration. तो ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो फैसिलिटेट करेंगे रूटीन इंस्पेक्शन, यानी कि रूटीन री इवेल्युएशन, कंटिन्यूअस री इवेल्युएशन होती रहेगी आपकी ड्रग्स की यूज करने से पहले या पेशेंट को एडमिनिस्टर करने से पहले. तो डिफरेंट स्टेजेस पे री इवेल्युएट करेगा फार्मासिस्ट. जब दे रहा होगा नर्सिंग स्टाफ तो वो अपने साथ एक और नर्सिंग स्टाफ को रखेगा कि अगर फर्ज करें कोई कीमोथेराप्यूटिक एजेंट दिया जा रहा है किसी पेशेंट को, या कोई ऐसी ड्रग दी जा रही है जो कि नैनोथेराप्यूटिक इंडेक्स रखती है, तो उसकी एक से ज़्यादा स्टेजेस पे री इवेल्यूशन बहुत ज़रूरी होती है. तो जब नर्सिंग स्टाफ फाइनली एडमिनिस्टर कर रहा होता है उस वक्त भी वो किसी दूसरे नर्स को दिखा रहा होता है कि आप भी री इवेल्युएट कर लें, आप भी एक दफ़ा उसको मॉनिटर कर लें कि सही स्ट्रेंथ जा रही है पेशेंट को, सही डोज जा रही है पेशेंट को, या मैं सही ड्रग पेशेंट को दे रहा हूँ या नहीं दे रहा. तो डिफरेंट स्टेजेस पे आप बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग की इंस्पेक्शन करें तो ये सिस्टम ऐसा जनरेट किया जाएगा कि वो हर स्टेज पे ऑटोमेटिकली री इवेल्युएशन या री इंस्पेक्शन हो रही होगी आपके ड्रग्स की बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट. पॉइंट नंबर 5 इज व्हेन यूटिलाइजिंग ऑटोमेटेड मैकेनिकल or electronic devices as pharmaceutical tools, it is mandatory that provision be made to provide suitable pharmaceutical services in the event of failure of the device. अगर आप ऑटोमेटिक प्रोसेस यूज कर रहे हैं, कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो आप इस बात को मद्देनजर रखें कि जो आपका फेलियर है, चांसेस ऑफ फेलियर मौजूद होंगे आपके प्रोसेस में, और ये चांसेस ऑफ फेलियर जो है वो रेक्टिफाई हो जाएं वक्त पे, तो ये ज़रूरी है. और अगर आपकी जो डिवाइस है वो किसी टाइम पे या वो किसी वजह से आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें फेलियर ला रही है, तो फिर आपके पास ऐसे सूटेबल ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हों कि आप वक्तन फवक्तन रीवैल्यूएट कर सके. प्लस अगर एरर्स आ रहे हैं आपके डिवाइस में तो आपके पास दूसरे रिप्लेसेबल मेथड्स मौजूद हों कि आप टाइमली बेसिस पे पेशेंट की ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें और इसमें डिले ना आए. ठीक है, तो अगर आपका प्रोसेस या आपका डिवाइस फेल हो जाता है तो उस सूरत में आपके पास ऑल्टरनेट मेथड्स मौजूद हों ताकि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पेशेंट की उनमें कोई रुकावट ना आए. पॉइंट नंबर 6 is such mechanical or electronic drug storage and dispensing devices as required or encourage the repackaging of the drug dosage forms from the manufacturer's original container should permit and facilitate the use of new packaged, which will assure the stability of each drug and meet the standards for the packaging and storing of drugs, in the addition to meeting all other standards of good pharmacy practice. अगर आप कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं फॉर स्टोरिंग एंड फॉर डिस्पेंसिंग, अगर आप ऐसी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं जो आपकी ओरिजिनल ड्रग के साथ दी जाएंगी, तो ये स्टोरिंग डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर आप स्टोर कर रहे हैं उनमें
और अगर आप उनके थ्रू डिस्पेंस कर रहे हैं तो उसके हवाले से भी आपको, इन डिवाइसेस के हवाले से भी, इन डिवाइसेस के रिगार्डिंग भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए पेशेंट को। तो जो ओरिजिनल कंटेनर होगा जो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आया होगा उस ड्रग का, उसके साथ आप उसको रीपैकेज्ड करेंगे। रीपैकेज्ड मींस एक फर्दर एडिशनल कंटेनर प्रोवाइड करेंगे कि जिसमें वो डिवाइस भी मौजूद होगी। और इस एडिशनल कंटेनर को प्रोवाइड करने के लिए आपको न्यू पैकेजिंग करनी पड़ेगी, एक टर्शरी कंटेनर के टाइप, या आपको एक सेकेंडरी एक्स्ट्रा पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड करना होगा। ये जो आप एडिशनल पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उसमें आप उस डिस्पेंसिंग या स्टोरेज डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन देंगे, उसका यूज कैसे करना है वो देंगे, इस ड्रग के साथ उसकी क्या रीपैकेजिंग करने के बाद उसके क्या बेनिफिट्स होंगे ये आप पेशेंट को बताएंगे। लेकिन ये रीपैकेजिंग करने के नतीजे में आप ऐसा नहीं करेंगे कि ड्रग की स्टेबिलिटी मुतासर हो। मींस आपको ड्रग को फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली स्टेबल रखना है रीपैकेजिंग के बाद भी। तो स्टेबिलिटी कंडीशंस जितनी भी स्टैंडर्ड्स में है उसको मीट करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो पैकेजिंग और स्टोरिंग करनी है आपको रीपैकेजिंग के साथ, मीन्स आपने न्यू पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करवाई, तो वो न्यू पैकेजिंग ऐसी ना हो कि वो एब्रेशन से ख़राब हो जाए या जो मॉइस्चर से ख़राब हो जाए, लाइट को अलाउ कर दे आपके कंटेनर्स के अंदर। तो ये पैकेजिंग डिवाइसेस भी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को मीट करें। और ये जो एडिशनल पैकेजिंग आपने यूज़ की है ये सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के, गुड स्टोरेज प्रैक्टिस के। प्लस आप जो हैं इन स्टैंडर्ड्स को इस लिहाज से फॉलो करें कि वो आपकी ड्रग की स्टेबिलिटी को एश्योर करे एट एवरी स्टेज। जब आप ये ऑटोमेटिक, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करेंगे एज फार्मास्यूटिकल टूल्स, तो इनकी एक्यूरेसी डिफाइन होनी चाहिए। मींस ये एक्यूरेट हो, प्रिसाइज हो, और इनमें अगर कोई इशू आता है तो उसकी रेक्टिफिकेशन प्रॉपर हो। प्लस आपके पास जो डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस है उनका जो पर्पस है वो क्लियरली डिस्टिंग्विश हो नर्सिंग स्टाफ को भी, फार्मासिस्ट को भी, और इसकी एक्यूरेसी मेंटेन होना ये एश्योर हो एट एवरी स्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Now we will discuss about the methods, systems to generate, to distribute drugs to the inpatient. So inpatient are those patients that required hospitalization. That is, they get themselves admitted in the hospital, stay there for the treatment till they are discharged. So there are four systems in general for dispensing the drug to inpatient. These systems are classified as individual prescription order method, complete floor stock system method, combination of one and two, यानी कि combinations of individual prescription order and complete floor stock system, and the last one is unit dose dispensation. तो इन चारों मेथड्स को आप देखेंगे कि वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में यूज हो रहे हैं, और ये हॉस्पिटल्स में यूज होने के बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को फीसेबल कर रहे हैं।